बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच पीएम मोदी ने लाल किले से साफ कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसे देखते हुए चिंता करना वाजिब है। मैं आशा करता हूं कि हालात जल्द सामान्य होंगे। खास तौर पर 140 करोड़ भारतीयों की चिंता है कि वहां के हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। भारत हमेशा चाहता है कि पड़ोसी देश शांति से रहें और विकास की ओर बढ़ें। पीएम मोदी की बातों का संकेत है कि बांग्लादेश को हर कीमत पर शांति बहाल करनी होगी और अपने देश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा। इसके लिए पीएम मोदी ने कट्टरपंथियों के इशारे पर चल रही बांग्लादेश का उपचार भी करना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश के सबसे कमजोर नस है बिजली। बांग्लादेश को भारत से ही बिजली दी जाती है और इसी वजह से भारत सरकार ने सबसे पहले बांग्लादेश की बत्ती गुल करने के संकेत दे दिए। मोदी सरकार के इस फैसले से कांग्रेस बेचैन हो गई। मोदी सरकार ने बिजली निर्यात नियमों के संशोधन को लेकर एक फैसला लिया है। ताजा आदेश में कहा गया कि अडानी पावर का एक कोयला आधारित पावर प्लांट जो अभी तक केवल बांग्लादेश को बिजली बेच सकता था, वो अब भारत को भी बेच सकेगा। माना जा रहा है कि मोदी सरकार ने ये फैसला बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के बीच इसलिए लिया ताकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर दबाव बन सके। इसके अलावा संभव है कि फैसला कंपनी को बांग्लादेश में चल रहे हालातों के कारण पैदा होने वाले जोखिम से बचाने के लिए भी लिया गया हो। हालांकि कांग्रेस नेता जयराम रमेश को इसमें समस्या है। उन्होंने इस फैसले के बाबत सोशल मीडिया पर सवाल उठाए। 12 अगस्त 2024 को जारी बिजली मंत्रालय के एक मेमो में विशेष रूप से पड़ोसी देश को बिजली की आपूर्ति करने वाले जनरेटर बिजली कंपनीज को नियंत्रित करने वाले 2018 के दिशा निर्देशों में संशोधन की बात कही गई थी। इसमें यह कहा गया था कि अगर पावर स्टेशन कंपनीज पूरी तरह से बिजली नहीं बेच पा रही हैं या फिर पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत उन्हें भुगतान में देरी हो रही है, तो भारत सरकार ऐसे पावर जनरेटिंग स्टेशंस को भारत ग्रिड के साथ जोड़ने की इजाजत देगा, जिससे देश की सीमाओं के भीतर बिजली बेची जा सके। वर्तमान में भारत में केवल एक संयंत्र है जो पड़ोसी देश को अपनी 100% बिजली निर्यात करने के अनुबंध के तहत झारखंड में स्थित अडानी पावर का 1600 मेगावाट का गोड्डा संयंत्र है। गोड्डा स्थित पावर प्लांट से अडानी पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत बांग्लादेश को 800 मेगावाट बिजली बेची जा रही है। बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के साथ 2017 में करार हुआ था कि उस समय इस एग्रीमेंट पर काफी बवाल उठे थे और इस समय इसे लेकर संशोधन हुए तो इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस आदेश के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि अडानी झारखंड में बिजली पैदा करने वाले बांग्लादेश को आपूर्ति करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से कोयला आयात करता है। एकमात्र कंपनी जिसे बिजली खरीद समझौता के माध्यम से ऐसा करने की अनुमति दी गई और ये बहुत विवादास्पद रहा है। अब कंपनी को वो बिजली भारत में ही बेचने की अनुमति मिल गई है। अडानी को पहले कोयले के आयात का मुनाफा मिल रहा था, अब भारत के लोगों को ये बिजली बेचने पर उन्हें और भी मुनाफा मिलेगा। मोदी है तो मुमकिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से न सिर्फ विकसित भारत का रोड मैप प्रस्तुत किया, बल्कि कई ऐसी बातें भी कहीं जिससे इंडी गठबंधन में खलबली मच गई। कांग्रेस से लेकर इंडी गठबंधन के तमाम दल बेचैन हो गए। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा की और कई बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है कि उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को लेकर हम जी रहे हैं वो सिविल कोड एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। हम 75 साल तक कम्युनल सिविल कोड के साथ जिए, लेकिन अब जरूरत सेक्युलर सिविल कोड की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की आज़ादी को 75 साल हो चुके हैं, ऐसे में देश में कम्युनल सिविल कोड लागू नहीं होना चाहिए। संविधान की भावना हमें कहती है ये करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट जो हमें कहती है करने के लिए, जो देश के संविधान निर्माता का सपना था, उस सपने को पूरा करना हम सब का दायित्व है। मैं मानता हूं कि इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचार को लेकर आए। उन कानूनों को जो कानून के धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानून का आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं तो कहूँगा कि अब समय की मांग है कि देश में एक सेक्युलर सिविल कोड हो। हमने एक कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की ओर जाना होगा। तब जाकर देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। पीएम मोदी जब इस विषय पर बोल रहे थे तब दर्शक दीर्घा में बैठे देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ उन्हें गौर से सुन रहे थे, लेकिन पीएम मोदी की ये बातें विपक्ष में खलबली मचाने के लिए काफ़ी थीं। कांग्रेस ने तुरंत पलटकर कहा कि संविधान से किसी तरह की छेड़छाड़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने कहा कि वो बीजेपी में नहीं, एनडीए की सरकार है, इसलिए पीएम मोदी सेक्युलर सिविल कोड की बात कर रहे हैं। वहीं उन्होंने महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना पर महिलाओं के अकाउंट में आए पैसों को लेकर टिप्पणी करते हुए महायुति सरकार पर निशाना साधा। सुले ने कहा, मेरी लाडली बहन से विनती है कि पैसे आए हैं तो फटाफट निकाल लो, इस सरकार का कोई भरोसा नहीं।
सेक्युलर सिविल कोड की वकालत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा नागरिक संहिता को सांप्रदायिक और भेदभाव पर आधारित बताते हुए लाल किले से कहा कि अब समय की मांग है कि पूरे देश में सेक्युलर सिविल कोड लागू हो। पीएम ने कहा कि नागरिक संहिता भेदभावपूर्ण तथा सांप्रदायिक है और अब इसकी जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करना हमारा दायित्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो और सब अपने सुझाव लेकर आएं और उन कानूनों को जो धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, उन कानूनों का आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कहने को तो मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि वे आम आदमी पार्टी में जान फूंकना चाहते हैं, लेकिन वे जो कुछ कर रहे हैं उससे तो संकेत कुछ दूसरे ही मिल रहे हैं। पहली बात तो ये कि क्या मनीष सिसोदिया ये मानकर बैठे हैं कि आम आदमी पार्टी में जान फूंकने की जरूरत है? क्या उनके जेल जाने के बाद से अरविंद केजरीवाल ने पार्टी का भट्टा पूरी तरह से बैठा दिया कि अब उसमें जान फूंकने की जरूरत आन पड़ी? मनीष सिसोदिया यही नहीं रुके, वे आगे बढ़कर पार्टी में बदलाव की बात करने लगे। जब से आम आदमी पार्टी बनी है, अरविंद केजरीवाल का ही पार्टी से लेकर सरकार तक पर कब्जा है। वे ही सर्वोपरि हैं। उनकी निजी पसंद नापसंद के हिसाब से नेताओं की अल्टा पलटी होती रहती है। चुनाव की रणनीति वही बनाते हैं। फंड का इंतजाम भी उन्हीं के हाथों होता है। मतलब कि केजरीवाल के अलावा बाकी सब नेता उनके हाथों की कठपुतली हैं। अब मनीष सिसोदिया इसमें बदलाव लाने की बात कर रहे हैं, तो क्या वे इसकी शुरुआत केजरीवाल से ही करेंगे? शराब घोटाला के किंगपिन मनीष सिसोदिया के 17 महीने बाद जमानत तो मिल गई, लेकिन हफ्ते में 2 दिन थाने जाकर अंगूठा लगाना उन्हें बार बार अपने किए पर पछताने को मजबूर करेगा। भले ही दर्जनों मोबाइल फोन तोड़कर उन्होंने बहुत सारे सबूत मिटा दिए और खुद को ईमानदार घोषित कर दिया, लेकिन हकीकत वे भी जानते होंगे और केजरीवाल भी। सिसोदिया ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि बड़े नेताओं की कैद के बाद भी उनकी पार्टी और सरकार एकजुट रही। उन्होंने कहा कि पार्टी में बदलाव जरूरी है, ठहराव से तो ये सड़ जाएगी। पर पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि बदलाव की तो हमेशा जरूरत रहती है, अंदर से झांकते रहिए, चेंज करते रहिए। जब भी पार्टी में ठहराव आएगा तो सड़ जाएगी, चाहे वो लीडरशिप हो या फिर काम करने का तरीका। संकेत साफ है कि सिसोदिया लीडरशिप में बदलाव चाहते हैं। सिसोदिया ने कहा कि हम लोकसभा चुनाव हारे, 3 चुनाव हारे, विधानसभा चुनाव के 3 चुनाव जीते। ये अपने आप में एक प्रयोग है जिसे देखकर हमें कुछ समझना चाहिए और कुछ सीखना चाहिए। सिसोदिया ने अपनी भूमिका को लेकर कहा कि वो पार्टी में या सरकार में मिलने वाली किसी भी काम के लिए तैयार है। जो उनसे पूछा गया क्या वो ये दोबारा डिप्टी सीएम का पद संभालने जा रहे हैं, तो सिसोदिया ने कहा कि इसकी उन्हें जल्दबाजी नहीं, जल्द ही सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे और फिर पार्टी के साथ मिलकर जो तय होगा मंजूर होगा। सिसोदिया ने कहा कि वो फिलहाल पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकातों में व्यस्त हैं। क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ना चाहिए? इसके जवाब में सिसोदिया ने कहा कि साथ लड़ना चाहिए या नहीं, ये जब चुनाव के टेबल पर बैठें तब बात करनी चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो इसे खारिज नहीं कर रहे, तो सिसोदिया ने कहा कि मैं किसी चीज़ को रूल आउट नहीं कर रहा हूं। इससे पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की ओर से ये कहा जा चुका है कि गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था और अब दोनों दल विधानसभा चुनाव में अलग लड़ेंगे। मतलब कि कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने का जो फैसला केजरीवाल कर चुके हैं, सिसोदिया उससे इत्तेफाक नहीं रखते। असल में शराब घोटाला के उजागर होने के बाद से अब तक भले ही पार्टी में कोई बड़ी फूट न पड़ी हो, लेकिन केजरीवाल के रवैये को लेकर पार्टी के अंदर खलबली अरसे से मची हुई है। एमसीडी की सत्ता होने के बावजूद एमसीडी कोई काम नहीं कर रही, और अगर वो काम नहीं कर रही तो इसके पीछे केजरीवाल की रणनीति और मुकदमेबाजी का ही चस्का दोषी है। एमसीडी ठप है तो इसके लिए भी केजरीवाल जिम्मेदार है और सरकार ठप है तो उसके लिए भी। उन्होंने कहा जेल जाने से पहले सिर्फ सीएम हाउस में बने रहने के लिए इस्तीफा नहीं दिया और दिल्ली की जनता को बहुत कुछ झेलने पर मजबूर किया। बिना सीएम के चल रही दिल्ली सरकार में अब गोपाल राय अपनी चलाने की कोशिश करने लगे, लेकिन इस कोशिश में गोपाल राय को मुंह की खानी पड़ गई। असल में गोपाल राय के पास सामान्य प्रशासन विभाग है और इसीलिए केजरीवाल के सारे अफसरों को आदेश देने के और एक तरह से कहें तो सरकार के फैसले करने की कोशिश कर डाली। लेकिन अफसोस कि गोपाल राय की बातों को उन्हीं के विभाग के अफसरों ने मानने से इनकार कर दिया। गोपाल राय ने पहले चिट्ठी लिखकर आतिश मार्लेना के तिरंगा फहराने का इंतजाम करने का आदेश जारी किया था, लेकिन इसका करारा जवाब उनके ही विभाग के सेक्रेटरी ने दे दिया। गोपाल राय अपनी हरकतों से फिर भी बाज नहीं आए। उन्होंने राजकुमार आनंद के विभाग आतिश मार्लेना को ट्रांसफर किए जाने की कोशिश कर डाली। राजकुमार आनंद के इस्तीफा देने के बाद से कई विभाग बिना मंत्री के ही काम कर रहे हैं।
गोपाल राय चाहते थे कि वे सारे विभाग आतिशी मार्लेना को सौंप दिए जाएं, लेकिन इसे भी सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव ने मानने से इनकार कर दिया। गोपाल राय के पास दिल्ली सरकार का सामान्य प्रशासन महकमा भी है। उन्होंने इस विभाग के मंत्री होने के नाते बिना मंत्री के चल रहे विभागों को आतिशी से जोड़ने की कोशिश की। इसी हैसियत से उन्होंने झंडा फहराने की व्यवस्था भी देने की कोशिश की थी। उनकी दलील थी कि 8 दिसंबर 2023 को एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसके मुताबिक आतिशी को 13 विभागों का मंत्री बनाया गया। साथ में ये लिखा गया था कि जो विभाग किसी को नहीं सौंपे गए वे भी आतिशी के जिम्मे ही रहेंगे। राजकुमार आनंद के पास गुरुद्वारा चुनाव, SC ST कल्याण, समाज कल्याण, सहकारिता, भूमि और भवन, श्रम और रोजगार विभाग थे। उनके इस्तीफे के बाद विभाग किसी को नहीं दिए गए, लिहाजा खुद ब खुद ये महकमे आतिशी के पास चले जाने चाहिए। सूत्रों का कहना है कि गोपाल राय के जवाब में दिसंबर के नोटिफिकेशन में जिक्र किया गया था कि उस वक्त जो विभाग किसी को नहीं सौंपे गए थे वे आतिशी को दिए जाएंगे, जबकि राजकुमार आनंद ने अप्रैल में मंत्रालय खाली किए थे। इस लिहाज से उस नोटिफिकेशन का असर इस पर नहीं पड़ता है। साथ ही अधिकारियों ने गोपाल राय को यह भी बता दिया कि मुख्यमंत्री ने राजकुमार आनंद का जब इस्तीफा स्वीकार करते हुए LG को भेजा था तब उनके विभाग किसी को देने की रिकमेंडेशन भी नहीं की थी। उस समय अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर थे। सूत्रों का ये भी कहना है कि इस स्थिति के बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी सूचित कर दिया गया है। असल में ये स्थिति पहले कभी रही ही नहीं है। इस पर गृह मंत्रालय ने कानून मंत्रालय से राय लेने की बात कही है। ये भी कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय ने नियमों का हवाला देकर ये भी कहा है कि बिना मंत्रालय किसी को सौंपे जाने के लिए मुख्यमंत्री की सिफारिश जरूरी होती है। और ये भी पता चला है कि गोपाल राय को सारी स्थिति बताने से पहले अपनी जवाब को मुख्य सचिव ने उपराज्यपाल के यहाँ भेजकर अप्रूवल ले लिया है। LG ने अपनी नोटिंग में ये भी लिखा है कि वे इस मामले को गृह मंत्रालय के जरिए राष्ट्रपति को भेजकर विभागों का कामकाज ठीक से चलाने के लिए सही निर्देश मांगे हैं। उपराज्यपाल ने ये भी कहा कि जब तक मंत्रालयों या राष्ट्रपति सचिवालय से कोई दिशा निर्देश नहीं आ जाता तब तक मंत्रालय के सचिव नियमों के मुताबिक कामकाज निपटाते रहेंगे। कोलकाता रेप का मामला वक्त के साथ शांत होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। हालात ये हो गए कि ममता बनर्जी की कुर्सी तक डोलने लगी, लेकिन अपराधियों को बचाने की कोशिशें तमाम तरह के विरोध प्रदर्शनों के बावजूद जारी है। कोलकाता में जब आधी रात को महिलाएं कैंडल मार्च कर रही थीं, तब कुछ गुंडों को भेजकर एक बार फिर से RG कॉलेज में सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई। गुंडों का निशाना वही सेमिनार हॉल था जहां महिला डॉक्टर की रेप के बाद बर्बर तरीके से हत्या कर दी गई थी। पूरे मामले से अब ये तो साफ हो गया है कि TMC सरकार किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। इस बीच डॉक्टर्स की संस्था फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन इंडिया यानी फोर्डा ने फिर से हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया। ऐसे वक्त में जब छात्रों ने बांग्लादेश की सत्ता पलट दी, अमेरिका में भी छात्रों के विरोध की वजह से 3 यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर्स को इस्तीफा देना पड़ा। कोलकाता की घटना को लेकर बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश में कुछ वैसा ही माहौल बनता जा रहा है। ऐसे में अगर केंद्र सरकार राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दे तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। सूत्रों का कहना है कि चर्चा किए जाने के बाद सरकार एक्शन मोड में है। सूत्रों का कहना है कि कोलकाता मामले को लेकर बड़े स्तर पर मंथन किया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच निर्भया मामले को जोर शोर से उठाने वाली केजरीवाल की पार्टी अब तक चुप्पी साधे बैठी है। इंडी गठबंधन के अधिकांश दल खामोश हैं। उनकी यह खामोशी उन पर भारी पड़ सकती है। इस बीच स्वाति मालीवाल ने भी ममता बनर्जी को पत्र लिखकर खूब खरी खोटी सुनाई। स्वाति मालीवाल ने ममता बनर्जी को लिखे पत्र में कहा, दीदी क्योंकि आप देश की इकलौती महिला मुख्यमंत्री हैं, हम में से बहुत लोगों को आपसे बड़ी उम्मीदें थीं। चुनाव में बड़ी संख्या में महिला कैंडिडेट्स उतारने के लिए आपकी तारीफ की गई। कई महिला सांसद के रूप में संसद भी पहुंची। फिर भी इस मामले में आपकी सरकार के एक्शन और इस जघन्य अपराध को छिपाने को लेकर मामले में लिप्त लोगों को पुरस्कृत करने तक परेशान कर रहे स्वाति मालीवाल ने पत्र में आगे कहा कि कोलकाता रेप केस पर आपकी पार्टी की चुप्पी से घृणित राजनीतिकरण का खुलासा हुआ। उन्होंने आगे कहा कि ये इंडियन डेमोक्रेसी के लिए एक डेंजरस ट्रेंड है। सेक्सुअल वायलेंस की हैंडलिंग में विफलता से जुड़े मामले पश्चिम बंगाल में पहले भी देखे गए। ये सीरियस मामलों को डील करने में आपकी विफलता दिखाता है। ममता बनर्जी को लिखे अपने पत्र में स्वाति मालीवाल आगे कहती हैं कि आज जब हमारा महान देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, ये दिन हम सभी के लिए स्वतंत्रता, न्याय और समानता का प्रतीक है, लेकिन मैं खुद को निराशा की गहरी भावना से जूझता पाती हूँ। वो आगे लिखती हैं कि हम वास्तव में जश्न कैसे मना सकते हैं
जब हमारे समाज का ताना बाना ही ऐसी क्रूरतापूर्ण घटनाओं से तार तार हो गया। हम अपनी आज़ादी का जश्न कैसे मना सकते हैं जब हमारे देश की महिलाएं रेप और मर्डर के डर से मुक्त नहीं हैं। ये डरावना अपराध हमारे जश्न पर एक काली छाया डालता है। अपने पत्र में स्वाति मालीवाल कहती हैं कि इस समय पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। डॉक्टर्स और नर्स और अन्य नागरिक अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। अगर सत्ता में बैठे लोग इस देश की महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा करने में कामयाब नहीं होते हैं और ऐसा करने के बजाय आरोपियों का पक्ष लेते नजर आते हैं, तो भविष्य के लिए हमारे पास क्या उम्मीदें होंगी। कोलकाता रेप मामले को लेकर पूरा देश उबल रहा है, लेकिन ममता बनर्जी के सिर पर अब तक सत्ता का नशा चढ़ा है। रेप और हत्या के दोषियों को बचाने में ममता बनर्जी अब तक जी जान से जुटी हुई हैं। इतना ही नहीं, मामले की सच्चाई को छिपा रही ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के नेताओं को बोलने पर भी पाबंदी लगा दी। जो ममता का फरमान है वो जैसा कहे वैसा ही पार्टी के नेता भी बोलें। लेकिन टीएमसी के एक बड़े नेता का जमीर आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और उसकी हत्या के बाद जाग गया। उसने सारी सच्चाई सामने खोल कर रख दी। नतीजा ये हुआ कि ममता बनर्जी ने उस नेता को पद से हटा दिया। टीएमसी प्रवक्ता और राज्यसभा के पूर्व सदस्य शांतनु सेन ने साफ तौर पर कहा कि इस मामले में वो अपनी पार्टी का बचाव नहीं करेंगे। मेडिकल कॉलेज में गिरोह सक्रिय है। उनके इस बयान के बाद टीएमसी ने उनको पार्टी के प्रवक्ता पद से हटा दिया। दरअसल टीएमसी के प्रवक्ता रहे शांतनु सेन ने कहा कि इस मामले में अपनी पार्टी का बचाव नहीं करेंगे। इस आरजीकर कॉलेज में पठन पाठन का काम कूड़ा बन गया है। बाकायदा एक गिरोह का इस कॉलेज को चलाया जाना। मेरी बेटी भी एक पीड़िता है क्योंकि वो इस गिरोह में शामिल नहीं हुई। राज्यसभा के पूर्व सांसद शांतनु ने आगे कहा कि अगर आप इस गिरोह को तेल नहीं लगाते तो आपको टारगेट किया जाता है, और अगर आप तेल लगाते हो तो आप चाहे जो कर सकते हो। आपको किसी खास प्रोफेसर का नाम लेने की जरूरत नहीं, बल्कि अगर आप उनके गुड बुक्स में हैं तो आप परीक्षा में नकल भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप सवाल उठाएंगे तो आपको टारगेट किया जाएगा, और फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अच्छे हैं। अपनी बेटी के बारे में बात करते हुए शांतनु ने कहा कि सरस्वती पूजा के एक दिन पहले मेरी बेटी भी प्री पूजा सेलिब्रेशन के लिए कॉलेज गई थी, लेकिन क्योंकि मेरी बेटी उस गिरोह का हिस्सा नहीं थी, इस कारण उसको उसमें शामिल नहीं होने दिया गया। कोई भी उससे बात नहीं करता और ना ही उसके साथ पढ़ाई करता। सेन ने यह भी आरोप लगाया कि इस कॉलेज का स्तर गिराने के लिए पूरी तरह से पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष जिम्मेदार है, और ये वही प्रिंसिपल है जिसने घटना के बाद अपनी मर्जी से इस्तीफा दिलवाया गया, और फिर ममता बनर्जी ने तत्काल उसे दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया। लेकिन हाईकोर्ट की सख्ती के बाद उसे लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया। हालांकि साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए काफ़ी कुछ किया है, लेकिन बीते 3 साल से प्रिंसिपल की वजह से आरजीकर मेडिकल कॉलेज की स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है। उसके इस बयान के बाद टीएमसी ने शांतनु को पार्टी के प्रवक्ता पद से हटा दिया। टीएमसी ने कहा कि शांतनु आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में लिप्त है। शांतनु विरोध प्रदर्शन कर से बच्चों के साथ दिखे थे, और इससे पहले भी राज्यों में अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजेस की स्थिति को लेकर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। उद्धव ठाकरे मुंबई से दिल्ली तक दौड़ लगा चुके हैं, लेकिन न तो कांग्रेस और न ही शरद पवार ने अब तक उनकी बात मानी। उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि एमवीए उन्हें अपना सीएम फेस घोषित करे, लेकिन राहुल गांधी और शरद पवार ने अब तक हरी झंडी नहीं दिखाई। कांग्रेस और शरद पवार के इस रवैये को देखते हुए अब उद्धव ठाकरे ने उनसे एक गारंटी मांगी। गारंटी इस बात की कि अगर एमवीए सत्ता तक पहुंचती है तो सीएम उद्धव ठाकरे ही होंगे। 2019 में वे मुख्यमंत्री बने थे और कांग्रेस के एनसीपी के समर्थन के साथ वे करीब 2.5 साल तक सीएम रहे थे। लेकिन 2022 में एकनाथ शिंदे के पाला बदलने से तख्ता पलट हो गया, और यहां तक कि पार्टी में भी बड़ी फूट पैदा हो गई। विपक्षी गठबंधन के एक नेता ने तो कह दिया कि उद्धव सेना चाहती है कि पहले ही उनके नेता के नाम पर सहमति बन जाए, इसके बाद ही सीट शेयरिंग पर बात हो। यही नहीं, उद्धव सेना सीटों में भी सबसे बड़ा शेयर चाहती है। ऐसा इसलिए कि उसे यह लगता है कि यदि कांग्रेस ज्यादा सीटों पर लड़ी और चुनाव के बाद बड़ी पार्टी बनकर उभरी तो फिर सीएम पद पर दावा ठोक सकती है।
इसलिए उद्धव सेना कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और पहले ही गारंटी मांग रही है। बीते सप्ताह उद्धव ठाकरे दिल्ली आए थे। उनके साथ बेटे आदित्य और पार्टी के सीनियर नेता संजय राउत भी साथ थे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी। इसके अलावा शरद पवार से भी मिले थे और इस दौरान सभी नेताओं से उद्धव सेना ने एक ही मांग की थी, पहले ही सीएम पद पर फैसला कर लिया जाए। दरअसल 2019 में शिवसेना और भाजपा के बीच चुनावों के नतीजों के बाद इसी मामले पर जंग छिड़ गई थी। शिवसेना का कहना था कि भाजपा की ओर से दावा किया गया था कि चुनाव जीतने के बाद उनके नेता को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वहीं भाजपा ने ऐसे किसी पैक्ट से इनकार कर दिया था। ऐसे में 2019 से सबक लेते हुए उद्धव सेना अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, लेकिन कांग्रेस पीछे हटने को तैयार नहीं। लोकसभा चुनाव में 17 सीटों पर चुनाव लड़कर कांग्रेस ने 13 सीटें जीती थीं, जबकि उद्धव ठाकरे की पार्टी 21 सीटों पर चुनाव लड़ी और महज 9 सीटें जीत पाई। शरद पवार 10 सीटों में से 8 सीटें जीत गए। ऐसे में कांग्रेस का मानना है कि उसे जनता से सबसे ज्यादा समर्थन मिला और वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, इसलिए विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटों पर उसे ही लड़ना चाहिए। लोकसभा चुनाव में सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट शरद पवार का था, इसलिए वे भी सीटों के लिए ज्यादा दबाव बना रहे हैं। हकीकत यह है कि सीएम फेस तो दूर, एमवीए में सबसे ज्यादा विवाद सीटों के बंटवारे को लेकर होना है और इसका सबसे ज्यादा नुकसान उद्धव ठाकरे को ही उठाना पड़ सकता है। कांग्रेस का अब तक का जो इतिहास रहा है उसके हिसाब से माना जा रहा है कि कांग्रेस आसानी से सीएम पर उद्धव ठाकरे को नहीं देने वाली। एमवीए में जैसे तैसे सीटों का बंटवारा हो भी जाए तो भी उद्धव ठाकरे को न तो सीएम फेस घोषित किया जाएगा और न ही सरकार बनाने की नौबत आने पर उद्धव ठाकरे को सीएम का पद दिया जाएगा। लाल किले से पीएम मोदी के बिना नाम लिए महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाते ही ममता बनर्जी मैदान में उतर आई। उन्होंने कहा कि सारा कुछ किया गया, लेकिन सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी और सीपीएम बांग्लादेश की तरह बंगाल में हिंसा फैलाना चाहती हैं। लेकिन कोलकाता मेडिकल कॉलेज में हुई महिला डॉक्टर की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वजह मेडिकल कॉलेज में रात की ड्यूटी पर तैनात महिला डॉक्टर का रेप और हत्या के मामले में पुलिस का संदेहजनक रवैया। डॉक्टर की लाश मिलने के बाद से लेकर जांच तक पुलिस इसे दबाने में जुटी रही। केस में शुरू में ही तमाम सवाल खड़े हो रहे थे जिनके जवाब नहीं मिल रहे थे और पुलिस इन सवालों के जवाब पर लीपापोती कर रही थी। इमरजेंसी के सेमिनार हॉल में जब डॉक्टर की लाश मिली तो वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। पुलिस बुलाई गई और इसे आत्महत्या का केस बताकर रफा दफा करने का प्रयास किया गया। महिला डॉक्टर की लाश जिस तरह से सेमिनार हॉल में पड़ी थी उससे पहली ही नजर में साफ था कि उसकी रेप के बाद हत्या की गई है। इन सब के बावजूद पुलिस मामले को दबाती रही। पुलिस का रवैया देख रेजिडेंट डॉक्टर ने हंगामा शुरू कर दिया। लगभग 10 घंटे तक विवाद होता रहा। महिला डॉक्टर के पिता भी साथ आए और पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए। घंटों विवाद चलता रहा। फिर जाकर पोस्टमार्टम हुआ। जब पुलिस अपने रवैये पर चारों तरफ से घिर गई तो सुबह तक सिविल वॉलंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया। सारा फोकस संजय रॉय था, उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस ने दावा किया कि संजय रॉय ने अकेले ही डॉक्टर का रेप, उसके बाद उसकी हत्या कर दी, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कुछ और ही बयां कर रही है। शरीर पर तमाम घाव थे, उससे साफ था कि महिला डॉक्टर के साथ बेरहमी से रेप किया गया। संजय रॉय की कदकाठी को देखकर सवाल उठा कि वो अकेले ही ये सब नहीं कर सकता। आगे पता चला कि घटना में कम से कम 3 लोग शामिल थे। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने बुधवार को मुख्य आरोपी संजय रॉय को हिरासत में ले लिया। कोलकाता पुलिस से भी संभावित दस्तावेज और सबूत लिए। पुलिस ने जो सबूत सौंपे उसमें सीसीटीवी फुटेज और अपराध स्थल पर मिला एक ब्लूटूथ हेडफोन शामिल है। इस मामले में सामने आया कि एक पुलिस अधिकारी ने महिला डॉक्टर के पिता को रुपयों का ऑफर दिया था ताकि वो शांत रहें और मामले को तूल न दें। जब ये बात खुली तो एक बार फिर पुलिस घिरती नजर आई। पुलिस ने पीड़ित परिवार को चुप रहने के लिए पैसे की पेशकश करने के आरोपों पर सफाई दी। संजय रॉय कोलकाता पुलिस का सिविल पुलिस वॉलंटियर है। कई सालों से पुलिस के संरक्षण में काम कर रहा था और उसे अस्पताल नहीं, हर जगह आने जाने का एक्सेस मिला होता था। हर दिन रात चौकी में रहता था और गिरफ्तारी के बाद उसका आपराधिक इतिहास खुला। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि पुलिस ने उसे इतने दिन तक संरक्षण क्यों दिया। वो पुलिस की नाक के नीचे धोखाधड़ी और अपराध को अंजाम देता रहा और पुलिस को कुछ भनक नहीं लगी। गिरफ्तारी होने तक पुलिस को उसके अपराध के बारे में एहसास भी नहीं हुआ।